हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हम राजन की सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने 151 तक सारे प्रश्न देख लिए थे। अब उसके आगे की जो प्रश्न है हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न था हमारा, वो था कि विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन है? नेपाल है, चीन है, ब्रिटेन है या जापान है? क्या लगता है आपको कि सबसे प्राचीन देश कौन सा होगा? ठीक है, अगर हम देखें तो हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी सभ्यताएं, तो उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा होगा। राजन की सीरीज पे मत जाना, इसके आंसर मत रटना क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो जापान तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रिटेन, नेपाल, चीन। तो विश्व का जो प्राचीन देश है वो आपका चीन है। ठीक है, इसीलिए चीन की जो सभ्यता है उसे सबसे प्राचीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आपकी जो राजन सीरीज है इसमें जापान दिया गया है, तो जापान नहीं है, चीन है आंसर सही। और चीन के बाद हम भारत की कह सकते हैं या मिस्र की कह सकते हैं, लेकिन जापान तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है, जड़ से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है या पत्तों से प्राप्त होता है? यहाँ कपास के रेशे की बात हो रही है कि पौधे के कौन से भाग से कपास का जो रेशा है वो प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका अगर हम सही आंसर देखें तो जो कपास का रेशा है वो पौधे के तने से भी प्राप्त नहीं होता, जड़ से भी प्राप्त नहीं होता है, फल से भी प्राप्त नहीं होता और पत्तों से भी प्राप्त नहीं होता। मतलब ये चारों ऑप्शन जो हैं इसके गलत हैं। ठीक है, सही आंसर जो है इसका वो है बीज। ठीक है, जो बीज का जो बाहरी आवरण होता है उससे कपास का रेशा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सारे ही गलत हो जाएंगे। तो कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? तो पौधे के जो बीज होता है उसका जो बाहरी आवरण होता है उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? जिसे हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं, तो उसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, बाबर ने कराया था, हुमायूं ने कराया था या शेरशाह सूरी ने कराया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कौन कराएगा? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखना, जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका निर्माण कराया था आपका शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने किसका निर्माण कराया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। किला ए कोहना का निर्माण कराया था, जिसे हम पुराना किला भी कहते हैं। रुपया जो शब्द है वो भी किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने ही दिया था। ठीक है, तो आज के टाइम में जो रुपया चल रहा है वो किसका दिया हुआ है? शेरशाह सूरी का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में? ठीक है, जब मुगल काल चल रहा था तो आपको पता है कि उसमें बाबर आया था, हुमायूँ आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहाँ आया, औरंगज़ेब आया। तो कौन-सा ऐसा मुगल शासक था जिसके काल में जो चित्रकला थी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई? ठीक है, अपने चरम पे थी, बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। तो सही आंसर इसका अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था तो उस समय जो चित्रकला थी वो अपने उत्कर्ष पे थी। उस समय मंसूर नाम का एक चित्रकार हुआ करता था, काफ़ी चित्रकार थे, उसमें मंसूर काफ़ी फ़ेमस था। ठीक है, तो चित्रकला अपने उत्कर्ष पे कब थी? जहांगीर के शासनकाल में। अगर हम बात करें अकबर के शासनकाल में, तो उस समय जो हिंदी का काल था, इसे हिंदी का काल कहा जाता है क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी गई हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी उस समय अपने चरम पे थी, मतलब बहुत अच्छी मानी जाती थी। और अगर हम बात करें शाहजहाँ के शासनकाल में, तो शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, तो सबसे अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, स्थापत्य कला का टाइम पूछा जाएगा तो शाहजहाँ का हो जाएगा। ठीक है, चित्रकला का अगर पूछा जाएगा तो आपका जहांगीर का हो जाएगा। और हिंदी का अगर माना जाए कि बहुत अच्छा काल कब चल रहा था, तो अकबर के समय में चल रहा था। ठीक है, तीनों के आंसर आपको पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए? ठीक है, आपको पता होगा कि जो फ्रांसीसी थे और जो अंग्रेज थे, ठीक है, तो आपस में लड़ते रहते थे, उनके बीच में कितने युद्ध हुए थे? 5 युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे या 2 युद्ध हुए थे? यहाँ देखिए, फ्रांसीसी जो थे उनकी हेल्प इंडियन भी कर रहे थे। ठीक है, तो इनके मध्य में टोटल कितने युद्ध हुए? तो उनके मध्य में टोटल 4 युद्ध हुए थे, जिन्हें हम लोग आंग्ल-मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टोटल आंग्ल-मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में टोटल 4 युद्ध हुए थे, जिन्हें आंग्ल-मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, क्लाइव, अल्मीड़ा, डुप्ले या आयरकूट? तो आप सभी को पता होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति था, जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रख दी थी। तो इसका जो सही आंसर है, वो क्या है?
क्लाइव है, ठीक है? रॉबर्ट क्लाइव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी, क्योंकि इनके समय में क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, और वो क्या हुआ था, अंग्रेज जीत गए थे। जब उस युद्ध को जीते, तो इनके अंदर थोड़ा अलग-सा आत्मविश्वास जगा। उसके बाद इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का जो था, वो स्थापना हो गई एक तरीके से, वो चारों तरफ टिक गए, ठीक है? अब उन्हें लगने लगा था कि अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है? तो इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। अल्मीडा की बात करें तो ये एक पुर्तगाली थे, ठीक है? पुर्तगाली थे। डुप्ले फ्रांसीसी थे आपके, ठीक है? तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो रॉबर्ट क्लाइव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, चीन से या रूस से? देखिए, आपको पता है कि भारत का जो संविधान है, वो ऐसे ही नहीं बना, कई देशों से मिलाकर बना है, ठीक है? कई देशों से हमने कई सारी चीज़ें ली हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये सारी चीज़ें हमने किससे ली थी? अमेरिका से ली थी, ठीक है? न्यायालय का जो स्ट्रक्चर वगैरह है, वो हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? तो यूएसएसआर से लिए, ठीक है? तो उसी क्रम में पूछा गया है कि मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, वो हमने किससे ली है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है? जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं, वो हमने किस देश से लिए हैं? किस देश के संविधान से लिए हैं? तो वो हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं हमने? आयरलैंड से लिए हैं। आपातकाल जो है शब्द, वो कहाँ से हमने लिया है? तो आपातकाल शब्द जो है हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है? संविधान संशोधन हमने किससे लिया है? तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है? संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। आपातकाल शब्द हमने कहाँ से लिया है? तो जर्मनी से लिया है, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं हमने? तो वो हमने लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है? राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये सारी चीज़ें हमने ली हैं अमेरिका से। और ब्रिटेन से हमने क्या-क्या लिया है? तो एकल नागरिकता जो है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है, वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और जो संसद की कार्रवाई वगैरह चलती है, वो भी हमने कहाँ से ली है? वो सारी चीज़ें हमने ली हैं ब्रिटेन से, ठीक है? तो चीज़ें अच्छे से याद कर लेना सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति होता है। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि कौन होता है राज्यसभा का सभापति? भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? ठीक है, जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, उस पद पे कौन बैठता है? ठीक है, इनमें से कोई बैठता है, ठीक है? या तो प्रधानमंत्री बैठेगा उस पे, या राज्यपाल, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का उपराष्ट्रपति, कौन बैठता है? तो देखिए, राज्यसभा का जो सभापति है, वो एक पदेन पद होता है, जिस पर हमेशा और हमेशा कौन बैठेगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति बैठेगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन रहता है हमेशा? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, जैसे हम लोग लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा का जो सभी सभापति होता है, उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं, ठीक है? स्पीकर कहते हैं, वो बैठता है, सबकी बातें सुनता है। तो वैसे ही राज्यसभा का जो सभापति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति कहते हैं, या उपराष्ट्रपति ही उस पद पर बैठता है, ठीक है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा जोड़ा गलत है? ठीक है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा, अफ्रीका में, ठीक है? वैसे ही कहा गया कि थार मरुस्थल दक्षिण अमेरिका का है, सोनोराम मरुस्थल जो है, वो उत्तरी अमेरिका का है, और महान विक्टोरिया जो मरुस्थल है, वो ऑस्ट्रेलिया का है। आपको क्या लगता है कि इन सभी ऑप्शंस में कौन-सा ऑप्शन गलत है? ठीक है, क्योंकि एक मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए, सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करें, तो कम से कम अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरता है, ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है? तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नीचे से अगर हम बात करें महान विक्टोरिया की, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया, अगर हम महाद्वीप देखें, तो जितना बड़ा महाद्वीप है, उसका आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है, वो कवर कर लेता है महान विक्टोरिया, ठीक है? बहुत बड़ा मरुस्थल है, और उसके अंदर छोटे-छोटे मरुस्थल आते हैं, उन्हें अलग-अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जो ज़्यादातर देश हैं, वो सब पूर्वी हिस्से में विद्यमान हैं, ठीक है? अगर हम देखें, ज़्यादातर जो सिडनी है, कैनबरा है, ठीक है? ये मेलबर्न है, ये सारे जो देश हैं, वो सब पूर्वी हिस्से में हैं। पश्चिमी हिस्से में पूरा मरुस्थल बना हुआ है। फिर जो तीसरा है सोनोराम मरुस्थल, ये भी आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है? ये भी एक मरुस्थल है सोनोराम, और ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लेकिन अगर हम थार मरुस्थल की बात करें, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित नहीं है, क्योंकि भारत में जो मरुस्थल स्थित है, उसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, ठीक है? राजस्थान का जो एरिया है, वहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाता है, उसे हम थार मरुस्थल कहते हैं, ठीक है? तो वो भारत का है, ना कि दक्षिण अमेरिका के। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में या 1813 ईस्वी में? तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, हमने अच्छे से पढ़ा है। जब हमने पढ़ा था किसके बारे में? तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है? क्योंकि जब वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्हीं के टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1773 को पारित किया गया था। ठीक है? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में पारित किया गया। इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहाँ पर? कोलकाता में उस समय, ठीक है? उस समय कोलकाता में क्या किया गया था हमने? न्यायालय की स्थापना की थी। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम आ गया था। 1813 में अगर हम बात करें, तो जो आज्ञा पत्र था जिससे विवाद शुरू हुआ था, पाश और पाश्चात्य आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है? तो उसकी स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 में वारेन हेस्टिंग के टाइम पर इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी को, 732 ईस्वी को, 710 ईस्वी को या 786 ईस्वी को? आप सभी को अच्छे से पता होगा कि भारत में मुगल जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण था वो कब हुआ? स्टार्टिंग में ही ये बताया गया था कि भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण था, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि एक अरब का रहने वाला था। ठीक है? एक अरब आक्रमणकारी था, जिसने भारत में सबसे पहले 712 ईस्वी को पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। ठीक है? कब हुआ था? तो 712 ईस्वी को हुआ था। किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कहाँ का रहने वाला था? तो ये अरब का रहने वाला था। ठीक है? एक अरब आक्रमणकारी था। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं बड़े-बड़े एग्ज़ाम में। तो इसमें पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या बाबर के? तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी जब मैंने चित्रकला के बारे में बताया था कि चित्रकला के टाइम पे फेमस क्या था? तो जहांगीर के टाइम पे चित्रकला फेमस थी। तो वैसी वास्तुकला है जिसे हम लोग स्थापत्य कला भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि वास्तुकला और स्थापत्य कला सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णकाल किसे कहा जाएगा या वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल किसे कहा जाएगा? तो किसके शासनकाल को कहा जाएगा? किसके टाइम पे बहुत अच्छी-अच्छी बिल्डिंगें बनी जो आपको आज के टाइम में भी देखने को मिलती हैं? तो वही होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ ने आपको क्या-क्या बनाकर दिया? तो एक मयूर सिंहासन बना के दिया था, आपने नहीं देखा होगा। और ताजमहल जो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, काफ़ी लोगों ने देखा होगा आगरा में जो ताजमहल है। जामा मस्जिद दिल्ली में इन्होंने बनाकर दी थी। तो ये क्या है कि वास्तुकाल की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी इमारतें इन्होंने बनवाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? शाहजहाँ, ठीक है? इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें पागल राजा, रक्त पिपासु कई मतलब नामों से जाना जाता है। तो लाहौर, आगरा, कराची या देवगिरी जिसे हम दौलताबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर इन्होंने दिल्ली से राजधानी ये ले गए थे, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। ठीक है, जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे सेकंड सेमेस्टर में, तब हमने पढ़ा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, एक पागल राजा था जिसने मतलब अगर देखें दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा कौन था, तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसे हम पागल राजा भी कहते थे, रक्त पिपासु भी कहते थे, क्योंकि इसने जितनी भी पॉलिसी बनाई, वो सारी फेल हो गई। ठीक है, सोचता तो ये अच्छा था, लेकिन वो चीज़ें फेल हो जाती थी। तो इसने क्या किया कि सोचा कि दिल्ली में गर्मी-वर्मी पड़ रही हो या जो भी सोचा हो, तो इसने अपनी राजधानी ले गया कहाँ पर? देवगिरी दौलताबाद में, जो कि एक पहाड़ी इलाका था। अब जो दिल्ली में रहने वाला है, वो पहाड़ी इलाका में कितनी जल्दी एडजस्ट कर लेगा? तो इसका ये प्लान फेल हो गया। ठीक है। दूसरा इसने चमड़े के सिक्के चला दिए थे, सोचा सबके पास हो जाएगा सही से, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो सब अपने-अपने सिक्के बना के पहुँच गए, तो वो भी प्लान इसका फेल हो गया। तो ऐसे करके इसने 3-4 पॉलिसी बनाई थी, सारी फेल हो गई। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो पागल राजा या रक्त पिपासु के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन हो जाएगा देवगिरी, दौलताबाद। ठीक है। देवगिरी जगह थी जहाँ पर इसने अपनी राजधानी बना ली थी दिल्ली को हटाकर। ठीक है। अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी इसने? तो देवगिरी बनाई थी, जिसका नाम इसने दौलताबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी, फ्रांस, रूस या इटली? कार्ल मार्क्स का नाम आप अच्छे से सुना होगा। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो थे, वो आपके जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1916 को, 11 नवंबर 1920 को, 11 नवंबर 1922 को या 11 नवंबर 1918 को? तो आपको क्या लगता है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, वो कब समाप्त हुआ? देखिए स्टार्टिंग इसकी कब हुई थी तो याद मैं बता दूँ कि 1914 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी और लगभग 4 साल ये चला था।
ठीक है, तो आप आंसर बता सकते हैं कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और 4 साल बाद समाप्त हुआ तो कब तक चला होगा? तो 1918 तक चला होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसके बारे में भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है? उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है 25 वर्ष, ठीक है? कम से कम आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। हाँ, अगर उससे ज़्यादा है तो आप आराम से बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो आपकी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर 30 वर्ष से कम के हैं, तो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है या दोनों है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? ठीक है? संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है या द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? तो देखिए संसद का जो उच्च सदन है या द्वितीय सदन है वो राज्यसभा को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो संसद का अगर निम्न सदन पूछा जाए या निचला सदन पूछा जाए तो लोकसभा हो जाता है। ठीक है, या प्रथम सदन पूछा जाए या निम्न सदन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना काफ़ी कन्फ्यूज़िंग वाला रहता है, जिसमें प्रथम और निम्न लिखा हो तो समझो लोकसभा है, अगर उच्च लिखा हो और द्वितीय लिखा हो तो मतलब राज्यसभा है। ठीक है, अगर लोकप्रिय सदन पूछा जाए तो वो भी लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, लोकप्रिय सदन कौन-सा है संसद का? तो लोकसभा है। निम्न सदन कौन-सा है? तो आपका लोकसभा है। प्रथम सदन कौन-सा है? तो आपका लोकसभा है। अगर उच्च सदन पूछा जाए या द्वितीय सदन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 50 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, दूसरा है 50 प्रस्तावक 10 अनुमोदक, तीसरा है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक और फोर्थ ऑप्शन है आपका 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। ठीक है, जब आप राष्ट्रपति के बारे में डीपली पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए आपको नामांकन करना है तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? कितने प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होना चाहिए? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, सा ऑप्शन। अगर राष्ट्रपति पद के लिए आपको नामांकन करना है तो आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही आपके पास अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है रेलवे, रोडवेज, वायु परिवहन या जल परिवहन? ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान पूछा गया है कि अगर गवर्नमेंट का देखें तो सबसे बड़ी गवर्नमेंट की एजेंसी कौन-सी है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है रेलवे। ठीक है, आपको पता होगा कि पहले रेलवे का बजट भी अलग से बनाया जाता था। ठीक है, जो आम बजट होता है उसे अलग रखते थे पहले रेलवे के बजट को, लेकिन 2016 से इन दोनों को फिर से ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब एक ही बजट बनता है, उसमें रेलवे का भी रखते हैं हम लोग हिस्सा। तो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान आपका रेलवे हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक? आपको क्या लगता है कि भारत में जो रुपए होता है उसकी पूर्ति को कौन नियमित करता है? कि अगर मान लिया मार्केट से रुपए गायब हो जाए, ठीक है, सारा का सारा बैंक में लोग जमा करा दें, तो कौन नियमित करेगा? ठीक है, कौन पॉलिसी बनाएगा? तो वो बनाता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और स्थापना इसकी जब की गई थी तब इसका हेडक्वार्टर था आपका कोलकाता में। ठीक है, बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया 2 साल बाद यानी कि 1937 में कहाँ पर? मुंबई ले गए हम। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 49 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये चीज़ 3 जो डेट है ना याद कर लेना। 1935 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। 1937 को इसका जो हेडक्वार्टर था वो हमने ट्रांसफ़र करके हम कहाँ ले गए? मुंबई ले गए। ठीक है? और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है? तो 3 जो डेट है ना इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है? सीमा शुल्क, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या भू राजस्व? आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार की जो आय के स्रोत हैं, उनमें क्या नहीं है इसमें से? देखिए, सीमा शुल्क तो होगा। इसे हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स भी कहते हैं सीमा शुल्क को। अब कोई चीज़ है, आप दूसरे देश में बेचना चाहते हैं, तो आप जो बेचेंगे,
तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो वो तो गवर्नमेंट उसकी आय का स्रोत हो गया, ठीक है? अगर आप बेच रहे हैं या कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो दूसरे देश से आ रही है, तो उस पे टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, ठीक है? तो उससे तो कमाएगी, तो वो तो आय का स्रोत हो गया। आयकर जो है आपकी इनकम पर जो लगाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट का सोर्स है, ठीक है, आय का, तो वो भी सही हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है, वो भी आय का ही एक स्रोत होता है, किसकी? केंद्र सरकार की। तो भू राजस्व जो है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भू राजस्व केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, वो राज्य सरकार की आय का स्रोत है, लेकिन केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, ठीक है? तो सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन-सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर होनी चाहिए? कौन-सा महाद्वीप है जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? देखिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको पता होगी कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, इसे हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है? जैसे अगर भारत का देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का होगा? दिल्ली का है, कि 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 11,000 लोग रहते हैं, ठीक है, दिल्ली में। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। इससे पहले बंगाल और बिहार का माना जाता था, लेकिन अभी क्या है प्रेज़ेंट में तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो वैसे ही इसमें पूछा गया कि कौन से महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका एशिया हो जाएगा। ठीक है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एशिया का जो जनसंख्या घनत्व है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? इसके बाद यूरोप आता है आपका, क्योंकि यूरोप में भी काफ़ी देश हैं, ठीक है, छोटे-छोटे, तो उनमें भी जनसंख्या घनत्व अच्छा खासा है। ठीक है? तो इसका पहला ऑप्शन एशिया ठीक हो जाएगा। एशिया में जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है? और महाद्वीप के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला? देखिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। परंपरागत में परंपरा लगी हुई है, तो जो स्रोत जो होते हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से हम इनका यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो परंपरागत स्रोत में आते हैं। इसमें आपका कोयला आ जाता है कि कोयला का यूज़ तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस आ जाती है, इसका सोर्स जो यूज़ हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। या खनिज तेल की बात करें तो इसका यूज़ हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। तो ये सारे परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है? और गैर परंपरागत क्या होता है? जो हम यूज़ अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? इन्हें परंपरा से हम बहुत पहले से यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी से हमने यूज़ करना इन्हें स्टार्ट किया है। इसमें आपका क्या आ जाता है? तो सौर ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है? जल ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है? तो सौर ऊर्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया, वर्ष 1913 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2014 में या वर्ष 2011 में? ठीक है? तो ग्रीन इंडिया जो मिशन है, भारत को हरा-भरा रखने के लिए ये मिशन चलाया गया था कि वन का जो आवरण था वो कम होता जा रहा था भारत में, क्योंकि वृक्ष कटते जा रहे हैं, अभी भी कम होता ही जा रहा है, ठीक है? तो उसके लिए ग्रीन इंडिया मिशन चलाया गया था कि जहाँ भी वन आवरण कम हो रहा है, तो वहाँ पर उसे रोकना है हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। इसके लिए ग्रीन इंडिया मिशन चलाया गया था, कब चलाया गया था? तो सन 2014 में चलाया गया था, ठीक है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सन 2014 में ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायपालिका का कार्य नहीं है संविधान की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना या न्यायिक पुनरावलोकन? आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका जो होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या जिला जो न्यायालय होती हैं, इनका कौन-सा कार्य नहीं होता है? देखिए, संविधान की रक्षा करना तो इनका कार्य है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि संविधान के अनुसार अगर आप नहीं चलेंगे तो आपको सज़ा होगी। तो ये न्यायपालिका ही सज़ा देती है, तो ये तो कार्य हो गया इसका। दूसरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी न्यायपालिका का कार्य है, या मान लीजिए आपके साथ कोई किसी जगह पे भेदभाव करता है, ठीक है? तो वो न्यायपालिका का कार्य है कि आपको जस्टिस दिलाए, ठीक है? तो दोनों कार्य हो गए। अगर लास्ट ऑप्शन देखें न्यायिक पुनरावलोकन, तो वो भी न्यायपालिका का ही कार्य है, ठीक है? कि अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा तो आप दोबारा जा सकते हैं न्याय के लिए, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? तो ये तीनों ही क्या है, न्यायपालिका के कार्य हैं। लेकिन कानूनों का क्रियान्वयन करना कि कानून वो लागू करे कि नहीं, तुम ऐसा कर रहे हो तो यहाँ पर कानून लागू कर दो, ठीक है? तो कानून का क्रियान्वयन करना संसद का कार्य है, ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है, ठीक है? तो ये सा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? ठीक है, आपको पता है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कई लोगों पर लगाई जाती है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी आ जाते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद है, उस पर भी महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है? तो ये सारे पद हैं जिन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि ये शक्ति किसे प्राप्त है? कौन महाभियोग लगा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद लगा सकता है, संसद लगा सकती है, निर्वाचन आयोग लगा सकता है या संसद एवं राज्य विधानसभाएँ लगा सकती हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, वो संसद हो जाएगा कि संसद के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यायाधीश को हटा सकते हैं महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुझके बाबरी की भाषा है, उर्दू, हिंदी, फारसी या तुर्की?
देखिए, तुझके बाबरी है क्या? तो ये एक आत्मकथा है और किसने लिखी है? तो बाबर ने लिखी है, ठीक है? तो ये बाबर की आत्मकथा है तुझके बाबरी। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर ने कौन-सी आत्मकथा लिखी है? किस नाम से जानी जाती है? तो तुझके बाबरी जो है, वो बाबर की आत्मकथा है और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई, ठीक है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, तो इसका आंसर आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो चित्रकला का विकास है वो सबसे ज़्यादा किसके टाइम पे हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, किसने शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी, वारेन हेस्टिंग ने शुरू की या सर जॉन सोर ने शुरू की थी? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो एक भूमि का कुछ समझौता था, जो बंगाल में और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, ठीक है? बंगाल के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनके बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि हुई थी 1760 ईस्वी को, 1764 ईस्वी में, 1762 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। तो देखिए इलाहाबाद की जो संधि है आपको पता है कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को। इसमें कौन-कौन लड़ रहा था? तो अवध के नवाब थे, उनकी सेना थी, मुगल जो शासक थे, उनकी सेना थी और जो बंगाल का नवाब था, उसकी सेना थी। ठीक है, ये तीनों सेना एक साथ थी और नेक्स्ट में कौन था? तो वो थे आपके अंग्रेज, ठीक है? तो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हो रहा था, इसमें ये 40,000 की सेना इनकी थी, ठीक है? और 10,000 की सेना किसकी थी? अंग्रेज़ों की थी और अंग्रेज़ों ने बुरी तरीके से हरा दिया था, ठीक है? तो बक्सर का युद्ध जो थे अंग्रेज जीत गए, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकदी फसल है, गन्ना, गेहूँ, चाय या दालें? ठीक है, नकदी फसल किसे कहा जाता है? तो इनमें से कौन से ऑप्शन हैं नकदी फसलों के? तो देखिए अगर सही से ऑप्शन देखें तो गन्ना और चाय दोनों ही क्या है नकदी फसलें हैं, जिनका यूज़ हम क्या करते हैं सिर्फ बेचने के उद्देश्य से करते हैं, तो ऐसी फसलें नकदी फसलों में आ जाती हैं। तो जो चाय और गन्ना है उनका हम यूज़ क्यों करते हैं? तो इसलिए उपजाते हैं ताकि हम उन्हें बेच सकें। बेचते तो हम गेहूँ और दालों को भी है, लेकिन उनका यूज़ हम खुद भी करते हैं, हम पहले खुद के लिए रखते हैं, ठीक है? बच जाती है तो हम बेच देते हैं। लेकिन जो गन्ना है और जो चाय है, इन्हें हम सिर्फ बेचने के उद्देश्य से ही उपजाते हैं, ठीक है? तो ये नकदी फसलों में आ जाते हैं। तो इसमें गन्ना और चाय दोनों ही क्या हैं, नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो देखिए नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर शहर है ना, तो वहाँ पर स्थित है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जो धात्विक पदार्थ है उसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? लोहा, तांबा, सोना, ये उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी क्योंकि लोहा, तांबा, सोना ये तीनों ही क्या हैं? धात्विक पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार का साधन नहीं है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट या ईमेल? देखिए संचार का साधन क्या होता है? कम्युनिकेशन का साधन यानी कि संचार का साधन और हम किससे-किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से एक-दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, तो ये संचार का साधन है। इंटरनेट के ज़रिए हम बातचीत कर सकते हैं, तो ये किसका साधन है? संचार का साधन है। ईमेल के ज़रिए हम बातचीत कर सकते हैं, तो ये क्या है? संचार का साधन है। लेकिन हेलीकॉप्टर के ज़रिए थोड़ी ना हम बात करेंगे कि एक जगह हमें बात करनी है, तो हम अपने दोस्त के यहाँ हेलीकॉप्टर से चले गए, फिर उससे थोड़ी बातचीत की, फिर चले आए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। हेलीकॉप्टर संचार का साधन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी इससे पहले, ठीक है? जब डिफाइन किया तो मैंने बताया था कि जो महान विक्टोरिया मरुस्थल है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, उसमें पूरे में फैला हुआ है महान विक्टोरिया, ठीक है? और उसमें छोटे-छोटे और रेगिस्तान आ जाते हैं, ठीक है? तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14, 2, 15 या 12? तो देखिए राज्यसभा में टोटल सदस्य होते हैं 250, जिसमें 238 सदस्य तो राज्यों द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो 12 सदस्य होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो राजन की सीरीज़ है जिसमें ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न थे वो सारे हो गए हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।